हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ सिंह राजावत मैथ लेक्चरर टीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। देखो 11th क्लास की गणित की बात करें तो अध्याय फर्स्ट है समुच्चय। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, समुच्चय कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, और समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, इनके विषय में थोड़ा सा सीखेंगे। तो सबसे पहले समुच्चय की परिभाषा क्या होती है। समुच्चय इंग्लिश में इसको सेट बोलते हैं। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुएं हों या कोई अंक हों, ठीक है, उनके जो सुपरिभाषित संग्रह होता है, जो कलेक्शन होता है, उसको हम लोग समुच्चय कहते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग परिभाषा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन की परिभाषा हो गई कि समुच्चय क्या होता है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, समुच्चय को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो नोट पॉइंट देखते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का मतलब कैपिटल लेटर से ए बी सी डी डैट डैट ऐसे से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए बी सी डी डैट डैश करके, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। देखो समुच्चय जिन वस्तुओं से, ठीक है, जिन अंकों से निर्मित होता है उन्हें समुच्चय के अवयव बोलते हैं। तो दूसरा नोट पॉइंट लिखते हैं, समुच्चय के अवयव। ठीक है, तो समुच्चय जिन वस्तुओं से मिलकर बना होता है उसे समुच्चय के अवयव कहते हैं। ठीक है, तो समुच्चय जिन वस्तुओं से मिलकर बना होता है उसे समुच्चय के अवयव कहते हैं। ठीक है, समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी डैश डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी परिभाषाएं हो गई कि समुच्चय क्या होता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। नोट पॉइंट में हमने लिखा है कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी डैश डैश करके से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, समुच्चय जिन वस्तुओं से मिलकर बना होता है उसे समुच्चय के अवयव कहते हैं। समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से
ए बी सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई समुच्चय होता है क्या है, समुच्चय में अवयव क्या होते हैं। ठीक है, अब हम एक समुच्चय लिख के बताते हैं कि समुच्चय लिखा कैसे जाता है। समुच्चय के लिखने का तरीका। ठीक है, तो समुच्चय के लिखने का तरीका क्या होता है ये हमको देखना है। तो देखो समुच्चय को हमेशा, क्योंकि समुच्चय जो होता है वो अवयव से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो समुच्चय के जो अवयव हैं उनको हमेशा एक मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो समुच्चय लिखा किस में जाता है, मंझले ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ब्रैकेट्स में जानते होगे, ब्रैकेट्स मतलब कोष्टक। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहला होता है रेखा। ठीक है, फिर सेकंड नंबर होता है बड़ा ब्रैकेट या बड़ा कोष्टक, फिर थर्ड नंबर पे होता है मंझला, फोर्थ नंबर पे होता है छोटा। ठीक है, ये 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। रेखा कोष्टक होता है, किसी संख्या के ऊपर ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे बार जैसा खींच दिया जाए, जिसको बार बोलते हैं, ये रेखा कोष्टक होता है। बड़ा कोष्टक तुम लोग जानते होगे, ये बड़ा कोष्टक होता है। मंझला कोष्टक होता है, ये बना होता है, ये मंझला कोष्टक होता है। और छोटा कोष्टक यूँ बना होता है। ठीक है, तो ये कोष्टक हैं। ठीक है, तो जो समुच्चय लिखा जाएगा वो इस कोष्टक पे लिखा जाएगा, इस ब्रैकेट पे लिखा जाएगा। जो समुच्चय के अवयव लिखे जाएंगे वो हमेशा मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है, और 2 अवयवों के बीच में हमको कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, समुच्चय के जो अवयव लिखे जाएंगे वो हमेशा मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे और 2 अवयवों के बीच में हमको कॉमा लगाना है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखते हैं हम लोग समुच्चय। समुच्चय को लिखना है मंझले ब्रैकेट के अंदर ये। ठीक है, अब इसके हम अवयव लिख रहे हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हमने समुच्चय लिख दिया। समुच्चय सबसे पहले कैसे लिखा जाएगा, मंझले ब्रैकेट के अंदर। यदि मंझले ब्रैकेट के अंदर कोई बात लिखी हुई है इसका मतलब वो समुच्चय लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो समुच्चय को मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा और समुच्चय के अंदर ये जो लिखे होंगे ये वस्तुएं हैं, अंक हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग समुच्चय के अवयव बोलते हैं। ए समुच्चय का अवयव है, बी समुच्चय, ई समुच्चय का अवयव है, आई समुच्चय का अवयव है। और समुच्चय के 2 अवयव के बीच में हम लोग कॉमा लगाते हैं। ठीक है, इसको हम यदि कैपिटल ए के बराबर लिख दें तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि ये समुच्चय ए है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, समुच्चय ए, जिसकी वैल्यू हमको ये दी गई है। ठीक है, तो ये समुच्चय लिखने का तरीका है। समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये लिख दिया हमने। समुच्चय के अवयव को हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ये लिखे हुए हैं। समुच्चय लिखा कैसे जाएगा, किस ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो समुच्चय हमेशा मंझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा हमने समुच्चय लिख लिया। अब देखो कुछ हम लोग समुच्चय देखेंगे, संख्याओं पे आधारित समुच्चय। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उनके समुच्चय कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा हम लिखेंगे, उनको डिनोट कैसे किया जाता है, लिख के आ जाएगा तो उसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे संख्याओं के समुच्चय। तो सबसे पहले लिखते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यदि कहीं आर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स में, इसका मतलब वो क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, इस समुच्चय को देखो लिख रहे हैं, वास्तविक संख्याएं मतलब प्लस अनंत को छोड़ दो, माइनस अनंत को छोड़ दो और रूट के अंदर निगेटिव को छोड़ दो।
ये तीन चीजें छोड़ दो तो जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, प्लस अनंत नहीं होना चाहिए, माइनस अनंत नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीजें छोड़ दिया जाए तो जो भी संख्याएं दुनिया में हैं सारी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, कुछ हम लिख रहे हैं इनके एग्जाम्पल, जैसे -1 है, -√2 है, 1/2 है, -√3/2 है, 0 है, 3/2 है, √5 है, 1/2 है। ठीक है, डैश डैश करके। ठीक है, तो प्लस अनंत, माइनस अनंत और रूट के अंदर निगेटिव को छोड़ के जो भी नंबर तुम देख रहे हो सारे वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग R से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो इसके भी कुछ भाग होते हैं, कभी कभी इनको अलग कर देते हैं वो लोग, ऐसे लिख देंगे R+ और R-, ऐसे बना देंगे। R+ का मतलब क्या है, R- का मतलब क्या है, तो R+ का इसका मतलब है धनात्मक वास्तविक संख्याएं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। ठीक है, R+ का मतलब होता है धनात्मक वास्तविक संख्याएं, केवल इसमें धन की वास्तविक संख्याएं आएंगी, ऋण वाली नहीं आएंगी, निगेटिव नहीं आएंगी। R- का मतलब हो गया ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं या संख्याओं का समुच्चय। संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो R+ यदि कहीं लिखा हो तो उसका मतलब होता है धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R- लिखा हो तो इसका मतलब होता है ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। देखो 0 ये डिस्टर्ब करता है, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक संख्या है ना तो ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, मतलब 0 को ये नहीं कह सकते कि ये -0 लिखा हुआ है। ठीक है, 0 जब भी लिखा जाएगा तो केवल 0 लिखा जाएगा। तो 0 ना तो धनात्मक संख्या है ना तो ऋणात्मक संख्या है, और परिमेय वास्तविक संख्या में 0 भी आता है। ठीक है, तो 0 को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो 0 को अलग से लिख देते हैं हम लोग शून्य वास्तविक संख्या। ठीक है, तो R+ और R- में कभी 0 नहीं आएगा, यहाँ धनात्मक वास्तविक संख्याएं ही होंगी, यहाँ ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं ही होंगी ना, 0 जो होगा वो अलग से होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं का समुच्चय पढ़ लिया। ठीक है, अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसको किससे डिनोट करते हैं, लिखते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से समुच्चय डिनोट किए जाते हैं, ये Q से डिनोट होगा। कहीं भी गणित में तुम Q देख लो तो इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, देखो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। शर्त ये होनी चाहिए कि जो P और Q हैं वो हमारे पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो P/Q पे लिखेंगे, ऐसी सारी संख्याएं जो होंगी जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्याएं होंगी। शर्त क्या हो, P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हों कॉमा Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तथा HCF PQ ये 1 होना चाहिए। ये तीन शर्तें फॉलो होंगी तो वो परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है ना, HCF मतलब मासापा जो होता है P और Q का। ठीक है, महत्तम समापवर्तक,
वो 1 होना चाहिए। मतलब P और Q में 1 के अलावा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा है। ऐसी संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और SCF मतलब P और Q का जो मासापा होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तुम लोगों ने 10वीं में खूब सिद्ध किया होगा कि सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो अपरिमेय संख्याओं को जब हमने सिद्ध किया है तो इस नियम से सिद्ध किया है। मतलब हमने उसको परिमेय संख्या मान ली है, हमने मान लिया है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये कल्पना हमने कर ली। ठीक है, परिमेय संख्या है तो उसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, P बटे Q के रूप में उसको लिख लिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद P का मान Q के पदों पे निकाल लिया, और हमने देखा कि P में एक कॉमन फैक्टर 2 आ जाता है, 3 आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार फिर Q का मान हम P के पदों पे लिखते हैं या दूसरे चर के पदों पे लिखते हैं, और वहाँ भी देखते हैं कि जो Q भी है उसमें भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 2 या 3। ठीक है, तो P और Q में 2 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, P और Q में एक कॉमन 2 कॉमन या 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये शर्त फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि P और Q कैसे होने चाहिए, जिनका कॉमन पोर्शन 1 होना चाहिए, और वहाँ 2 आ जाता था, 3 आ जाता था, 5 आ जाता था, तो हम लोग कह देते थे कि ये हमारी कल्पना जो हमने मानी है उसका विरोधाभास है, विपरीत है, इसलिए जो हमने माना है वो गलत मान लिया है, वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये नहीं होगा तो हम अपरिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्याएं होती क्या हैं ये देख लिया। जनरल भाषा में देखा जाए तो वास्तविक संख्याओं से हम रूट वाली संख्याएं हटा दें। रूट वाली संख्याएं मतलब जैसे √2, √3, √5, जिनका परफेक्ट स्क्वायर हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, √7। ठीक है, वास्तविक संख्याओं से ऐसे रूट हम हटा दें। ठीक है, तो जो संख्याएं बचती हैं वास्तविक संख्याओं में वो सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से रूट वाली संख्याओं को यदि हटा दिया जाए, ऐसे रूट जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल पाता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो जो संख्याएं बचती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा समुच्चय R होता है, फिर उससे छोटा समुच्चय Q होता है, परिमेय संख्या ये सबसे ऊपर होता है R, फिर उससे नीचे Q होता है। ठीक है, परिमेय संख्याएं हो गई। परिमेय संख्याओं को भी कभी वो ऐसे लिख देंगे, Q+ लिख देंगे, Q- लिख देंगे, तो फिर से वही मतलब हो गया, ये धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, ये ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग। पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों के समुच्चय को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें मतलब वास्तविक संख्याओं से रूट वाली संख्याएं हटा दो और सभी भिन्ने हटा दो, मतलब परिमेय संख्याएं सभी हटा दो। मतलब जो पूर्णांक होते हैं वो भिन्न नहीं होते, और पूर्णांक जो होते हैं वो रूट नहीं होते उसमें, मतलब √2, √3, √5 ये सब पूर्णांक में नहीं होते। पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे 0, +-1, +-2, +-3, +-4, ऐसे करके पूर्णांक लिखे जाते हैं। मतलब जो पूर्णांक होंगे उसमें भिन्न नहीं होती है। भिन्न कहाँ से खत्म हो गई, परिमेय संख्याओं से। परिमेय संख्याओं में भिन्न होती हैं। ठीक है, पूर्णांक में भिन्न नहीं होती। पूर्णांक 0 होता है, +-1, +-2, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। पूर्णांकों को भी देखो, इसको भी हम लोग ऐसे लिख देंगे Z+, और इसको लिख देंगे Z-। Z+ का मतलब हो गया धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब इसमें केवल धन में संख्या ली जाएंगी। Z- का मतलब हो गया ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, इसमें पूरी ऋण में संख्या ली जाएंगी। तो ये पूर्णांक हो गए। ठीक है, पूर्णांक के बाद आता है पूर्ण संख्याएं। तो देखो हमने सीख लिया, सबसे बड़ा R, फिर उससे छोटा Q, फिर उससे छोटा Z। ठीक है, सबसे बड़ा होता है R, फिर होता है परिमेय संख्याएं, फिर हो गए पूर्णांक। अब पूर्णांक के बाद देखो क्या सीखते हैं,
पूर्णांक के बाद पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ये जो होता है ये 0 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक जाता है, ठीक है। तो ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो Z से फिर छोटा कौन सा हो जाएगा, W, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। इसको n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से, और जो इसका समुच्चय होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डैश डैश अनंत तक जाएगा ये, ठीक है। तो फिर इससे छोटा क्या हो गया, n, ठीक है। तो हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं का समुच्चय पढ़ लिया, r प्लस आर माइनस भी समझ लिया, परिमेय संख्याओं का समुच्चय पढ़ लिया, q प्लस क्यू माइनस भी समझ लिया, पूर्ण संख्याओं पूर्णांकों का समुच्चय पढ़ लिया z, ठीक है। इसको z से भी डिनोट करते हैं या फिर इसको कैपिटल I से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। z या कैपिटल I से इसको डिनोट किया जा सकता है। फिर हम लोगों ने w पढ़ लिया, मतलब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं वो लिखी हुई हैं। फिर हम लोगों ने नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं पढ़ लिया, इसको n से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक समुच्चय जो बढ़ता है जो सबसे बड़ा होता है, मतलब वो रियल नंबर से भी बड़ा होता है, उसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं और उसको हम लोग पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। ये सबसे बड़ा होता है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। देखो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, अपन 11th में सम्मिश्र संख्याओं को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। इसको कैपिटल C से डिनोट किया जाता है, ये सबसे बड़ा समुच्चय होता है। कैपिटल C से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं ये a प्लस IB, ठीक है। a कॉमा B ये बिलोंग करना चाहिए R में, ठीक है, मतलब वास्तविक संख्याओं पे, ठीक है। ये सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक है। ये समुच्चय लिखने का नियम रूप है। नेक्स्ट क्लास में हम तुमको बताएंगे समुच्चय लिखने के कितने तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो सारणीबद्ध तरीका या रोस्टर रूप होता है, दूसरा नियम रूप होता है। एक समुच्चय को हम दोनों रूपों में लिखना तुमको बताएंगे। तो आज हम लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें सीख ली हैं कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं और संख्याओं के समुच्चय कैसे होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ ली है। आगे की चीज़ें और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।